वेलकम टू वीक 11। इस वीक में हम देखेंगे कैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, ये हम देखेंगे। हम ये जानेंगे कि एन और पी का जो दो पैरामीटर्स है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो कैसे अफेक्ट करते हैं शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो शेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उस शेप को ये जो दो पैरामीटर्स है एन एंड पी, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ये हम इस वीक में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम अलग अलग सिचुएशंस को मॉडल करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीक में देखेंगे। तो इस वीक में जाने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बर्नौली ट्रायल क्या होता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, तो हमने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल x है वो कितनी वैल्यूज़ लेता है, दो वैल्यूज़ लेता है, 0 एंड 1। और प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0 वो क्या होती है, मान लीजिए अगर वो फेयर जो भी है, या अगर मैं ये मानता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो अगर p है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x विल टेक वैल्यू 1 इज इक्वल टू p, और प्रोबेबिलिटी दैट x विल टेक वैल्यू 0 ये होगा 1 माइनस p। तो हमने ये देखा था कि ये है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अब, या बर्नौली ट्रायल। और उसके बाद हमने देखा कि अगर x डिनोट करता है बर्नौली वेरिएबल को, तो ये उसका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस वीक में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। तो हम टॉसिंग अ कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। टॉसिंग अ कॉइन के एग्जांपल में अगर हम एक कॉइन है, अगर वो टॉस करते हैं, तो लेट्स से हम n बार उस कॉइन को टॉस करेंगे, तो पहले कॉइन का जो आउटकम है वो हम या पहले कॉइन जब एक बार फर्स्ट टॉस करेंगे, लेट्स से फर्स्ट टॉस मैंने करा, तो फर्स्ट टॉस में क्या आउटकम आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। और कंसिडर करते हैं कि वो फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन है मतलब जो भी आउटकम आएंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, और उस केस में जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद हेड है वो हाफ होगी, और प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद जो टेल है वो भी हाफ होगी। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड टॉस को कॉइन करता हूँ, सेकेंड कॉइन को जब टॉस करता हूँ, तो भी मेरे आउटकम क्या होंगे, हेड और टेल। इस केस में भी मेरी प्रोबेबिलिटी होगी हाफ, और हेड की और टेल की वो होगी हाफ। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड टॉस करता हूँ, उसमें भी मेरे आउटकम है हेड और टेल, और ऐसे ही अगर मैं nth टॉस में भी मेरा आउटकम होगा हेड और टेल, और हर टॉस के टाइम पे जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है वो दोनों भी हाफ हाफ होगी, ठीक है। हमने देखा है कि जो ईच टॉस है वो क्या है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो फर्स्ट टॉस होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x क्या वैल्यू लेगा, या तो 1 या तो 0, और प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू i। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x वैल्यू लेगा 1 वो क्या है, हाफ, और प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू लेगा 0 वो भी है हाफ। तो ये क्या है, ईच टॉस में, मतलब हर एक टॉस में जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, वो वैल्यू लेगा 1 या 0 विद प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ। हाफ और हाफ क्यों, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये फेयर कॉइन है, ठीक है। जो ये कॉइन है वो फेयर कॉइन है। इसी तरीके से सेकेंड टॉस में भी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, हाफ और हाफ। थर्ड टॉस में भी एक थर्ड टॉस भी है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम है, वो है हाफ हाफ। और सिमिलरली हर एक टॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
जो हर एक टॉस है हमारा, जो फर्स्ट टॉस है, जो सेकेंड टॉस है, जो थर्ड टॉस है या nth टॉस है, वो सारे क्या है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है। आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट टॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड टॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसे ही nth टॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप एक बात नोट करिए कि जो फर्स्ट टॉस है या जो सेकेंड टॉस है, सेकेंड टॉस जो है वो फर्स्ट टॉस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ जो भी आउटकम आ रहा है आपका फर्स्ट टॉस में, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा जो भी आउटकम आएगा सेकेंड टॉस में। तो इसका मतलब अगर मेरा फर्स्ट टॉस में हेड आया तो उस हेड से जो भी आउटकम आने वाला है सेकेंड टॉस में वो उसमें इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो जो मतलब अगर मेरा हेड आया तो मेरा प्रोबेबिलिटी जो है दूसरे टॉस में हेड आने की वो नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इनिशियली जो फर्स्ट टॉस है उसमें जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2, ठीक है। सेकेंड टॉस में अगर पहले टॉस में मेरा हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/2, तो सेकेंड टॉस में जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 रहेगी, वो इंडिपेंडेंट रहेगी पहले टॉस के हेड आने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टॉस है, सेकेंड टॉस है, थर्ड टॉस है, nth टॉस है, ये क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्या है, जो फर्स्ट टॉस का जो आउटकम है वो सेकेंड टॉस के आउटकम से इंडिपेंडेंट है, थर्ड टॉस का जो आउटकम है वो फर्स्ट और सेकेंड टॉस से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब हर एक टॉस का जो आउटकम है, उस कॉइन का जो आउटकम है वो पहले टॉस या पहले जितने भी टॉसेस हुए हैं या जो भी ट्रायल्स हुए हैं उनसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर ये सिनेरियो होता है तो इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली ट्रायल्स। तो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली ट्रायल्स में क्या होगा, हर ट्रायल में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा, और उसकी जो हेड आने की या ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी या सक्सेस या फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो पुराने जो ट्रायल्स हुए हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। तो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली ट्रायल्स क्या है, वो कलेक्शन ऑफ बर्नौली ट्रायल्स जो डिफाइंस आईआईडी बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स, वन फॉर ईच ट्रायल। तो हर एक ट्रायल में जो हमने देखा, जो फर्स्ट टॉस था उसमें जो फर्स्ट टॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड टॉस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो ईच ट्रायल में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है वो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो आईआईडी मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। आईआईडी क्या कहता है, आईआईडी का फुल फॉर्म क्या है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल्स, राइट। डेफिनेशन क्या है आईआईडी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल्स की, वो है या वो उन रैंडम वेरिएबल्स की जिसमें उन रैंडम वेरिएबल्स को हम आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं जब वो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं हर एक ट्रायल में, और वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा, हर एक जो टॉस है वो दूसरे टॉस से इंडिपेंडेंट है, और हर टॉस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसा रैंडम वेरिएबल जो ये सारी वैल्यूज़ लेता है उसमें क्या है कि उस केस में हर एक जो ट्रायल हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉमन है। नॉन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं नॉन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट वेयर 3 balls आर चोजन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 20 रेड बॉल्स एंड 40 ब्लैक बॉल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम 3 बॉल एक बैग से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर एक बैग में 20 बॉल है
और उसमें से अगर हम 3 बॉल निकालते हैं तो पहला बॉल जब निकालेंगे उसके बाद नेक्स्ट जब सेकेंड बॉल जब निकालेंगे उस टाइम पे हम पहला बॉल वापस नहीं रखेंगे, राइट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको निकाल के बाजू में रख देंगे, तो उनको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो कैसी बैग में से हम निकाल रहे हैं? जिस बैग में है 20 रेड बॉल और 40 ब्लैक बॉल्स। तो ऐसे समझिए कि एक मेरा बैग है, उस बैग में है 20 रेड बॉल्स और 40 ब्लैक बॉल्स। उस बैग में से मैं कितने बॉल निकाल रहा हूँ? 3 बॉल्स निकाल रहा हूँ, और वो कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उस केस में क्वेश्चन क्या पूछा है? द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन इज रिकॉर्डेड। तो हमारा इंटरेस्ट किस में है? जो भी हम बॉल निकाल रहे हैं वो रेड बॉल है कि नहीं। वो तो 3 अगर मैं बॉल निकालता हूँ तो कितने रेड बॉल्स हो सकते हैं? अगर मैं इसमें से रैंडमली 3 बॉल चूज़ करता हूँ, या तो 0 रेड बॉल्स निकलेंगे, जो भी 3 बॉल में से 0 रेड बॉल निकल सकते हैं, या 1 रेड बॉल निकल सकता है, या 2 बॉल रेड हो सकते हैं, या 3 बॉल रेड हो सकते हैं, राइट, या तीनों के तीनों जो है रेड बॉल हो सकते हैं। तो मैं x को ऐसे डिफाइन करता हूँ, x ये रैंडम वेरिएबल है, वो क्या है? रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, है ना। तो कितने रेड बॉल्स है? जो 3 रेड बॉल में से वो हम रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इज दिस अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट? क्या ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है? ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट मतलब आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, राइट, या बर्नौली ट्रायल, बर्नौली एक्सपेरिमेंट, राइट। तो अगर मैं 3 बॉल एक बैग में से निकाल रहा हूँ तो उसमें क्या हो सकता है? मेरे पास पहला जो ट्रायल है, तो मेरे पास क्या है? 3 ट्रायल है। तो जैसे फर्स्ट ट्रायल में क्या होगा? या तो मेरा रेड बॉल निकलेगा या तो ब्लू बॉल निकलेगा, ठीक है। या फर्स्ट ट्रायल, आप कह लीजिए कि फर्स्ट बॉल, उसमें या तो मैं जब पहला बॉल निकालता हूँ या तो रेड होगा या तो ब्लू होगा, ठीक है, या ब्लैक होगा। दूसरा जब ट्रायल है, जो सेकंड ट्रायल है, जो भी सेकंड ट्रायल है, सेकंड ट्रायल में क्या होगा? या तो मेरा रेड बॉल निकलेगा या तो ब्लू बॉल होगा। सिमिलरली या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, ओके। सो मैं गलती से ब्लू बॉल बोल रहा हूँ, लेकिन वो है ब्लैक बॉल। या तो मैं रेड बॉल निकालूंगा या तो ब्लैक बॉल निकालूंगा। थर्ड ट्रायल में क्या होगा? थर्ड ट्रायल में या तो फिर मैं रेड बॉल या ब्लैक बॉल निकालूंगा, राइट। तो हर टाइम पे ऐसा हो सकता है, राइट। तो अगर इस केस में आप देखोगे, इस केस में अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जैसे फर्स्ट ट्रायल में, या जो फर्स्ट बॉल मैंने ड्रॉ किया है, इन 20 रेड बॉल और 40 ब्लैक बॉल, जो मेरे बैग में टोटल 60 बॉल है, उसमें से मैं एक बॉल ड्रॉ करता हूँ। तो अगर पहला बॉल जो है वो रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20 डिवाइड बाई 60, राइट। 20 में से एक बॉल जो है, जो मतलब प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उस हिसाब से 20 में से एक रेड बॉल निकाल लूँगा, और टोटल 60 में से, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 67। इसका मतलब डिनोमिनेटर होगा मेरा 60। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की या ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 40 डिवाइड बाई 60, राइट। तो पहले ट्रायल में मेरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 20/60, और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 40/60। लेकिन क्या होगी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की सेकेंड ट्रायल में? तो जो सेकेंड ट्रायल में जो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, उस केस में मुझे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैं इस बैग में से एक बॉल अगर निकालता हूँ और अगर वो रेड बॉल है, तो उसमें से मेरे पास बचे कितने बैग? उस बैग में कितने बॉल बचे? 19 रेड बॉल और 40 ब्लैक बॉल। तो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो भी रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है,
वो क्या होगी, वो होगी 19 डिवाइडेड बाय 59, राइट। अब क्योंकि मेरे उस बैग में बचे हैं टोटल 59 बॉल्स और उसमें बचे हैं रेड बॉल कितने, 19 रेड बॉल्स, तो उस टाइम पे मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 19/59। और यहाँ पे अगर मेरा फर्स्ट ट्रायल में अगर मेरा बॉल जो है वो अगर ब्लैक बॉल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर मैंने फर्स्ट ट्रायल में अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रायल में मैंने अगर ब्लैक बॉल निकाला है, तो मेरे पास उस बैग में बचे हैं 39 ब्लैक बॉल्स और 20 रेड बॉल्स। तो उस केस में अगर मैं रेड बॉल निकालता हूँ सेकेंड ट्रायल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20 डिवाइड बाय 59। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलरली थर्ड केस में भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी डिफ़र करेगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकालने की या ब्लैक बॉल निकालने की सेकेंड ट्रायल में, वो क्या है, वो डिपेंडेंट है फर्स्ट ट्रायल में क्या हुआ है, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट ट्रायल में अगर मैं रेड बॉल निकालता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, और वो जो पहला जो सीन है, पहला जो सिनारियो है या जो ट्रायल है, उसमें जो भी रेड बॉल हम निकाल रहे हैं उस पर वो डिपेंडेंट है कि सेकेंड ट्रायल में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है रेड बॉल की। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर फर्स्ट ट्रायल में मेरा रेड बॉल निकालता हूँ तो प्रोबेबिलिटी होगी 19/59। अगर फर्स्ट ट्रायल में अगर ब्लैक बॉल निकालता हूँ तो उस केस में जो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 20/59। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। तो ये है एग्जाम्पल अपना नॉन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का। तो नॉन इंडिपेंडेंट ट्रायल का हमने एग्जाम्पल देखा। तो क्वेश्चन था इज़ दिस अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, तो उसका जवाब है नो, क्योंकि द बॉल्स आर चोजन विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट, और द कलर ऑफ द फर्स्ट बॉल विल अफेक्ट द चांसेस ऑफ कलर ऑफ द नेक्स्ट बॉल्स। तो हमने देखा कि अगर मेरा फर्स्ट बॉल का जो भी कलर है उसकी वजह से या फर्स्ट ट्रायल में जो भी बॉल निकाल रहा हूँ उसके कलर पे डिपेंडेंट है कि नेक्स्ट ट्रायल में जो भी बॉल आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसीलिए ये एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। पहले सेकेंड ट्रायल में जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो डिपेंड कर रही है पहले ट्रायल में क्या हुआ है, राइट। तो हमने क्या देखा कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। सपोज दैट देयर आर n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, और हर एक ट्रायल में हमें या तो सक्सेस मिलेगी या तो फेलियर मिलेगा। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है p, ऐसा एज्यूम करके चलिए कि सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है p, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - p, क्योंकि बर्नौली रैंडम वेरिएबल दो ही वैल्यूज़ लेता है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। उसको हम या तो 1 से डिनोट करते हैं या तो 0 से डिनोट करते हैं। ऐसे मान के चलिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो है p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी फिर 1 - p, राइट। तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो जैसे हमने अगर n ट्रायल ऐसे परफॉर्म किए, सो ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट ट्रायल में क्या हो सकता है, लेट्स से x मेरा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, फर्स्ट ट्रायल में क्या हो सकता है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। सेकेंड ट्रायल में क्या हो सकता है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। और इसी तरीके से मेरा nth ट्रायल होगा, उसमें भी क्या मिलेगा मुझे, सक्सेस और फेलियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो है p, और फेलियर की क्या है 1 - p। सक्सेस की है प्रोबेबिलिटी p और फेलियर की है 1 - p। तो ऐसे ही nth ट्रायल में भी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो है p और फेलियर की है 1 - p। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक ट्रायल में मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर वो कांस्टेंट है या सेम है, वो बदल नहीं रही है, वो डिपेंडेंट नहीं है जो भी पुराने जो भी ट्रायल्स हुए हैं उन पे। और आप देख सकते हैं कि हर एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब हर एक ट्रायल जो है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो n इंडिपेंडेंट
ट्रायल्स में, ठीक है, तो अगर मैं x को डिनोट करता हूँ ऐसे कि द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट अकर इन n ट्रायल्स, तो हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस को n ट्रायल में, राइट। सो हर एक ट्रायल में क्या हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है ना, जैसे मान लिए पहले ट्रायल में मुझे मिला सक्सेस, सेकेंड ट्रायल में मुझे मिला फेलियर, थर्ड ट्रायल में मुझे मिला सक्सेस, और ऐसे ही हर एक ट्रायल में मुझे nth ट्रायल तक अगर मान लो चाहिए सक्सेस मिला, तो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हुए, n-1, राइट। n-1 सक्सेसेस हुए, क्योंकि ये है फर्स्ट ट्रायल में, ये सेकेंड ट्रायल में, ये थर्ड ट्रायल में, ये फोर्थ ट्रायल में, और ये है n ट्रायल में। तो मैं अगर मान के चलता हूँ कि टोटल n ट्रायल्स में मुझे सक्सेस कितनी बार मिलेगा, सक्सेस मुझे n-1 बार मिलेगा और फेलियर एक ही बार मिलेगा, तो वो है f से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे मान लीजिए कि हर एक ट्रायल जो है वो है बर्नौली रैंडम वेरिएबल, और मैं उनको डिनोट करूँगा x1 x2 से। सो ऐसा मान लीजिए कि x है मेरा बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट ट्रायल में क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रायल में मेरा रैंडम वेरिएबल है x1, जो भी एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, उसमें मुझे क्या हो सकता है, या तो मुझे सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सक्सेस को s से डिनोट करूँगा और फेलियर को मैं f से डिनोट करूँगा। तो यहाँ से आगे हर एक डिस्कशन में हम सक्सेस को s से डिनोट करेंगे और फेलियर को हम f से डिनोट करेंगे। तो जो अगर मेरा फर्स्ट ट्रायल जो है उसमें जो रैंडम वेरिएबल है जो x1, वो क्या है, वो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, उसके दो आउटकम्स है, या तो मुझे सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। सेकेंड ट्रायल में क्या होगा, वो उसको हम x2 से डिनोट करते हैं, और उसमें भी मुझे सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं nth ट्रायल लेता हूँ, उसको मैं xn से डिनोट करता हूँ, उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा, राइट। अगर मैं हर एक जो है रैंडम वेरिएबल, उनमें से मैं ये चाह रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ सक्सेसेस मिले, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं सम कर रहा हूँ सक्सेसेस की n ट्रायल्स में। तो ये जो सम है, राइट, उसको कहते हैं बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, राइट। तो इसमें इसको कैसे डिनोट करते हैं, मेरा x है वो उसको बिन से डिनोट करेंगे n, p, राइट। और बिन मतलब क्या है, ये बाइनोमियल का शॉर्ट फॉर्म है, तो बाइनोमियल को हम ऐसे लिखेंगे। और n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हर एक ट्रायल में मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, 1 - p। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेकेंड ट्रायल में भी है p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 1 - p, और सिमिलरली ये यहाँ पे भी होगा। तो बायनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या है, वो है कि हम जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस n ट्रायल्स में, तो कितने नंबर ऑफ सक्सेसेस आएंगे n ट्रायल्स में, तो उसको डिनोट उस रैंडम वेरिएबल को कहते हैं बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। नॉन बायनोमियल एक्सपेरिमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग अ डाइस अंटिल 6 अपीयर्स। ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है वो हमें देखना है। तो मान लीजिए कि जो फर्स्ट ट्रायल है मेरा, मैंने एक रोल डाई किया फर्स्ट टाइम, तो उस फर्स्ट ट्रायल में मुझे नंबर आ सकता है मान लीजिए कि 4, राइट। सेकेंड ट्रायल में मेरा डाइस जो रोल करने के बाद आ रहा है नंबर 3, थर्ड ट्रायल में आ रहा है 2, और फोर्थ ट्रायल में आ रहा है 6। तो हमने क्या कहा है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाइस अंटिल 6 अपीयर। तो जब तक 6 आएगा नहीं तब तक हम उसको रोल करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, फोर्थ जो रोल है उसमें मुझे क्या आया, 6 आया। मैंने इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से अगर करने की कोशिश करी, तो सपोज़ पहले जो रोल में मुझे आया 1, सेकेंड रोल में मुझे आया 3,
थर्ड रोल में मुझे आया 5, फोर्थ रोल में मुझे आया 4 और फिफ्थ रोल में मुझे आया 6। तो अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोल्स जो है वो कितने हैं, n इक्वल्स टू है 4। और इस केस में हम कब रुकेंगे, हम रुकेंगे तब कि जब डाइस जो है उसमें 6 आएगा। इस केस में नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, 5, राइट। सो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, राइट। हमने अगर पीछे देखा जो ट्रायल्स है, एन ट्रायल्स हम करेंगे ही हम, और उन एन ट्रायल्स में हम क्या कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हैं, राइट। इस केस में जो है, इस केस में हम कब रुक रहे हैं, हम तब रुक रहे हैं जब हमारा 6 आ रहा है। तो हर बार हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो बदलेंगे, क्योंकि हम तब रुकते हैं जब 6 आता है। अगर मेरा 6 जो है अगर वो 7 रोल में नहीं आया और 8वें में आया तो मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए उस केस में, 8। बट बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में हम क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ जो रोल है वो हमें पता है, या जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो फिक्स्ड है, राइट। तो इस केस में मैं उसको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकता, क्योंकि इस केस में जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो है n, वो फिक्स्ड नहीं है। तो ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एंड नॉन बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल केस में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है जो n है वो फिक्स्ड होते हैं, और नॉन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं n इक्वल टू 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का। तो इस केस में क्या होगा, अगर n इक्वल टू 3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, हमने जैसे कि एज्यूम किया है, या हमने एक रूल बनाया है कि मैं सक्सेस को लिखूंगा s और फेलियर को लिखूंगा f, राइट। तो अगर मेरे 3 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स है तो इसका मतलब 3 टॉसेस है या 3 ट्रायल्स है। सो एक ट्रायल में ट्रायल 1, ट्रायल 2 और ट्रायल 3। तो ट्रायल 1 में क्या हो सकता है, या तो मुझे मिलेगा सक्सेस सक्सेस सक्सेस, राइट, तीनों ट्रायल में सक्सेस सक्सेस सक्सेस, या सक्सेस सक्सेस फेलियर, या सक्सेस फेलियर सक्सेस, या सक्सेस फेलियर फेलियर, या फेलियर सक्सेस सक्सेस, फेलियर सक्सेस फेलियर, फेलियर फेलियर सक्सेस, या फेलियर फेलियर फेलियर। तो ये 8 ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो पॉसिबल है, राइट। जो आउटकम्स है जो 3 ट्रायल्स के, वो 8 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जो हो सकते हैं मेरे, अगर मैं 3 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स करता हूँ तब। और ईच केस में क्या है, हमने ये कहा है कि जो P है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ओके। तो अगर S की प्रोबेबिलिटी है P, तो 1 माइनस P क्या होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने 8 आउटकम्स यहाँ पे टैबलेट किए हुए हैं। तो अगर इस केस में देखेंगे तो मेरा क्या है, सक्सेस सक्सेस और सक्सेस, और हमने क्या कहा है कि P क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इस केस में क्या होगा, ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट ट्रायल एंड probability of success in second trial and probability of success in third trial, ओके। तो probability of success पहले में क्या, पहले ट्रायल में आने की probability of success क्या है, P, एंड मतलब P इंटू P, तो टोटल क्या होगी
पी क्यूब। तो जो पी क्यूब है वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कॉम्बिनेशन आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस आने की क्या है, वो है पी क्यूब। इसी तरीके से अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन द फर्स्ट ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द सेकेंड ट्रायल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन द सेकेंड ट्रायल, तो क्या होगी, SSF क्या होगी, वो होगी P इंटू P इंटू 1 माइनस P, वो होगी P स्क्वेयर इंटू 1 माइनस P। इस वाले जो आउटकम है FFF, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और F वो होगी 1 माइनस P इंटू 1 माइनस P इंटू 1 माइनस P, तो होगी 1 माइनस P क्यूब, राइट। इसी तरीके से हम हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सारी प्रोबेबिलिटीज़ हर एक आउटकम की। टोटल हमारे पास 8 आउटकम होंगे जब हम 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं, 3 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं, और उन 3 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे हमने टैबुलेट करके रखी हुई है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेसेस, क्योंकि हमने बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x को क्या डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। तो इन 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में कितने सक्सेसेस है, ये मेरा है रैंडम वेरिएबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सक्सेसेस है, 3, राइट। तो अगर 3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स या 3 ट्रायल्स जो है उसमें अगर तीनों सक्सेस आएंगे तो मेरा रैंडम वेरिएबल x क्या वैल्यू लेगा, x इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने हैं सक्सेसेस, 2। यहाँ पे कितने सक्सेसेस है, 2। यहाँ पे कितने सक्सेसेस है, 1। यहाँ पे है 2 सक्सेसेस, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0। तो मेरा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज़ लेगा, वो लेगा x इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, राइट। तो या तो मेरे पास 0 सक्सेसेस होंगे, या तो 1 सक्सेस होगा, या तो 2 सक्सेसेस होंगे, या 3 सक्सेसेस होंगे जब मैं 3 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स परफॉर्म करता हूँ, राइट। और हर एक की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो अगर मैं इनको लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो मैं प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, 3 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो 3 की सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, p क्यूब, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा p क्यूब। प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 सक्सेसेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, तो क्या होगा, वो होगा एडिशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो ये है मेरी क्या है, p स्क्वेयर इंटू 1 माइनस पी, ये क्या है, ये भी है p स्क्वेयर इंटू 1 माइनस पी, और यहाँ पे है p स्क्वेयर इंटू 1 माइनस पी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब x इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब 2 सक्सेस का क्या होगा 3 टाइम्स p स्क्वेयर इंटू 1 माइनस पी। सिमिलरली x इक्वल टू 1 क्या होगा, x इक्वल टू 1 में होगा ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1 वो होगा 3 टाइम्स p, राइट। सो ये क्या है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ p इंटू 1 माइनस पी स्क्वेयर, वो 3 टाइम्स है तो p 3 टाइम्स 1 माइनस 3 टाइम्स p इंटू 1 माइनस पी स्क्वेयर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 कितनी बार अकर हो रहा है, एक ही बार अकर हो रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस पी क्यूब। तो ये जो है ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। किस केस में, जब मेरे n इक्वल टू 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है तब।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, कब? जब n इक्वल टू 3 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं। हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे 3 ट्रायल्स है, 3 प्लेसेस है यहाँ पे, राइट, जो क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, राइट। तो पहले में क्या हो सकता है, या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है, सक्सेस या फेलियर, सक्सेस या फेलियर, राइट। और हमें पता है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, 1 माइनस p। तो जब मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0, राइट, सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, 0 सक्सेसेस मिलेंगे मुझे 3 ट्रायल्स में। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, 3 चूज 0, राइट, 3 में से कोई भी प्लेसेस में सक्सेस नहीं आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इनटू 3 टाइम्स 1 माइनस पी क्यूब, राइट, क्योंकि तीनों में फेलियर आ रहा है, राइट। तो अगर आप ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों में से एक प्लेस पे कहीं पे सक्सेस मिलेगा, तो मैं उसको 3 में से एक प्लेस चूज़ करूँगा, तो क्या होगा, वो होगा 3 चूज़ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, p, और जो बाकी के 2 है वहाँ पे क्या है, फेलियर, राइट। सो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे फेलियर है, यहाँ पे फेलियर है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, p इंटू 1 माइनस पी, 1 इंटू 1 माइनस पी, राइट। तो 3 में से मैं एक जगह ऐसे चूज़ करता हूँ जहाँ पे सक्सेस आ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी p, और जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस पी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या है, क्योंकि 3 चूज़ 1 होता है 3 इंटू पी इंटू 1 माइनस पी क्यूब, और इस केस में क्या होगा, 3 चूज़ 0 का होता है 1, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 माइनस पी क्यूब। तो अब ऐसे देखते हैं कि अगर मेरे पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है और x मेरा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस है उस n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे n सक्सेसेस आ सकते हैं, n-1 सक्सेस आ सकते हैं, जब लेट्स से अगर ये है तो पहले n-1 जो ट्रायल्स है उसमें मेरा सक्सेस आया और फाइनल जो ट्रायल है उसमें फेलियर आया। इसी तरीके से अगर हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को लिखने की कोशिश करते हैं तो ये मेरा जो टेबल बनेगा, और उस केस में मेरी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अगर मेरे n सक्सेसेस है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p इंटू पी इंटू पी इंटू, तो n टाइम्स p, तो ये होगी p टू द पावर n, राइट। इस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p टू द पावर n-1 इंटू 1 माइनस पी, यहाँ पे क्या होगी, p टू द पावर n-1 इंटू 1 माइनस पी, क्योंकि यहाँ पे भी एक फेलियर है, नंबर ऑफ सक्सेसेस है n-1। तो इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि हर एक जो ट्रायल हो रहा है उस केस में कितने सक्सेसेस मुझे मिल रहे हैं, उस सक्सेस टू द पावर i, तो जो भी ट्रायल चल रहा है तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ i सक्सेसेस इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस आई। और ऐसे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं जो रिजल्ट करते हैं i सक्सेस में, वो होंगे n माइनस आई। तो n माइनस आई n i सक्सेसेस और n माइनस आई फेलियर्स, तो उसमें हम चूज़ कैसे करेंगे, n-1। जैसे कि आप अगर देखना चाहते हैं तो सिंपल एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं, जहाँ पे मेरे पास टोटल 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स थे, मुझे अगर 2 सक्सेसेस चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, तो 3 चूज़ 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या होगी, 3 चूज़ 2, इसका मतलब हमने 2 सक्सेसेस चाहिए, और p टू द पावर 2, और यहाँ पे होगा 1 माइनस p।
तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू आई उसको जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा 3 चूज i, राइट। तो यहाँ पे क्या है i इक्वल टू 2 है और p टू द पावर i, इसका मतलब 2 इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस आई, राइट। सो n माइनस आई, सो n यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस आई, राइट। तो यही फॉर्मूला हम जनरलाइज टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो जनरलाइज टर्म्स में हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी दैट आई सक्सेसेस इन n ट्रायल्स चाहिए तो फॉर्मूला ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू आई, तो n चूज i, तो टोटल n ट्रायल में से मैंने i सक्सेसेस को चूज़ किया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर i इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस आई। तो ये जो फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ i सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। तो यही फॉर्मूला है, ये है बाइनोमियल फॉर्मूला, ओके। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसेस जो है n ट्रायल में वो है वो इस फॉर्मूले से आएगी। तो अगर मेरे पास n ट्रायल्स है तो उस केस में मेरा बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, या तो उसमें आएंगे 0 रैंडम वेरिएबल्स, सॉरी 0 सक्सेसेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस अप टू n सक्सेसेस, और प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू आई जो क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0 क्या होगा, इसका मतलब कोई भी सक्सेस नहीं है तो होगा 1 माइनस पी टू द पावर n। दूसरी एक्सट्रीम केस क्या है कि टोटल n सक्सेसेस होंगे, तो उस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n सक्सेसेस क्या होगी, p टू द पावर n। और अगर मान लीजिए मुझे इन बिटवीन जो भी फाइंड आउट करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1, उस केस में क्या होगा, n चूज 1 p टू द पावर 1 इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस 1, राइट। ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करते हुए। तो इस सेक्शन में हमने क्या देखा, इस सेक्शन में देखा कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी बर्नौली ट्रायल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हमने देखा कि n अगर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ i सक्सेसेस एंड n माइनस आई फेलियर्स क्या होती है। तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू आई, तो n जो ट्रायल्स है, जो n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है उस केस में i सक्सेसेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आती है। उसमें क्या होगा, n चूज i इंटू पी टू द पावर i इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस आई, ओके। तो इस केस में क्या होगा, i मेरे सक्सेसेस होंगे और n माइनस आई क्या होंगे, वो होंगे फेलियर्स।